हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने बात की थी सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या होती है। हमारे सिलेबस में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं की 4 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का दिया गया है। पहली है संस्कृतिकरण, दूसरी है पश्चिमीकरण, तीसरी है लौकिकीकरण और चौथी है भूमंडलीकरण। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृतिकरण के बारे में। तो संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, यहां से देखिए 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के बारे में। एक तो आरएस मेंस 2016 में पूछा गया था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है, और उसमें कोई डेफिनेशन नहीं पूछी थी, सिर्फ आपको प्रक्रिया को समझाना था, आपको क्या होती है वो बताना था। इससे एक और प्रश्न पूछा था 2018 में और वो था कि असंस्कृतिकरण क्या है। तो आरएस मेंस 2016 में भी प्रश्न पूछा गया है और 18 में भी प्रश्न पूछा गया है और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं संस्कृतिकरण क्या है। पहले सामान्य आप समझने की कोशिश करें कि संस्कृतिकरण क्या होता है। संस्कृतिकरण बेसिकली सामाजिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। आपको पता है कि जब से भारत में सामाजिक व्यवस्था चल रही है लगातार उसमें गतिशीलता पाई जाती है, परिवर्तन पाए जाते हैं और इसी परिवर्तन या सांस्कृतिक गतिशीलता की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही विभिन्न प्रकार के सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने जन्म लिया। तो संस्कृतिकरण भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है और सबसे पहले M.N. श्रीनिवासन ने इस अवधारणा का प्रतिपादन किया अपनी पुस्तक दक्षिण भारत की कुर्गों के मध्य धर्म व समाज। उन्होंने इस बुक में कहा कि जाति व्यवस्था को समझने के लिए या जाति की गतिशीलता को समझने के लिए हमें सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को समझना पड़ेगा और उसमें संस्कृतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है संस्कृतिकरण? तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निम्न जाति या जनजाति या अन्य समूह उच्च जाति की या जो द्विज जाति है उन द्विज जाति की रीति रिवाजों का, कर्म कांडों का, उसके अनुष्ठानों का, उसकी प्रथाओं का, उसकी जीवन शैली का, उसकी विचारधाराओं का क्या करता है? अनुसरण करता है। जब वो उसका अनुसरण करता है तो धीरे धीरे जाके वो क्या चाहता है कि उसकी जो स्थिति है उसी की समाज में वो क्या हो जाए और उच्च हो जाए, तो उसके द्वारा उच्च स्थिति का दावा भी किया जाता है। और देखिए ऐसा 1 या 2 पीढ़ी में तो नहीं होता, या ऐसा नहीं है कि आज आपने अनुसरण करना शुरू करा और कुछ सालों बाद में आप क्या हो गए, परिवर्तित हो गई आपकी स्थिति, लेकिन 1 या 2 या 5-7 पीढ़ियों के बाद उसकी जो स्थिति है उसको स्वीकृति मिल जाती है और इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? संस्कृतिकरण कहा गया। प्रारंभ में तो M.N. श्रीनिवास ने ये भी देखा कि ज़्यादातर जो निम्न जातियां हैं या जो जनजातियां हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों का ही अनुसरण कर रही है, तो उन्होंने इसे ब्राह्मणी मॉडल पर जोर दिया। लेकिन बाद में उसे लगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण जाति का ही अनुसरण निम्न जातियों के द्वारा किया जा रहा है, इसके अलावा जो अन्य द्विज जातियां हैं जैसे वैश्य है, क्षत्रिय है, उनकी भी जो भी आप परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जीवन शैली है, उनका भी अनुसरण किया जा रहा है। साथ ही साथ उस क्षेत्र की जो प्रभुत्व जाति है उनका भी अनुसरण इनके द्वारा किया जा रहा है। और ये अनुसरण जब किया जाता है इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई निम्न जाति है जो पद सोपानिक क्रम में यहाँ पर स्थिति है, ये निम्न जाति है, पद सोपानिक क्रम में यहाँ पर स्थित है, निम्न जाति या जनजाति। अब ये क्या करती है, इसके द्वारा इस उच्च जाति की जो क्रियाकलाप है, जो अनुष्ठान है, जो विचारधाराएं हैं, उनका अनुसरण किया जाता है और अनुसरण के माध्यम से ये दावा करती है भाई हम भी यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इनकी जो सामाजिक परिस्थिति है उसी में वो एक जो पायदान है उसमें ऊपर उठ जाती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संस्कृतिकरण की प्रक्रिया। तो सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो किसी भी निम्न जाति, जनजाति या समूह द्वारा किसी प्रतिष्ठित जाति या हम बोले द्विज जाति की संस्कृति का अनुसरण करने, उसकी प्रथाओं परंपराओं का अनुसरण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं और कुछ समय बाद वह भी उच्च स्थिति का दावा करने लगता है। जैसे शाकाहार को अपनाना,
पवित्र धागा अपनाना। तो कुछ जातियां क्या करती हैं, ब्राह्मणों के शाकाहार को अपनाती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो पवित्र धागा पहना जाता है उसको पहनती है, और बाद में उनको भी लगता है कि हम मांसाहार इनको छोड़ के, मदिरा पान को छोड़कर अच्छी सात्विक चीज़ों को या अच्छी परंपराओं को अपना रहे हैं, तो हम भी अपनी जो स्थिति है, यानी उनकी जो परिस्थिति है उसमें वो एक पायदान ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उनके द्वारा अन्य जातियों की रीति रिवाजों, प्रथाओं का अनुसरण किया जाता है। ये तो हो गई आपकी सामान्य परिभाषा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए, जैसे पिछली बार पूछा गया था संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को समझाइए, तो उसमें तो आप सामान्य परिभाषा लिख सकते हैं, लेकिन एमएन श्रीनिवास ने भी संस्कृतिकरण को परिभाषित किया है, और उन्होंने कहा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति, जनजाति या अन्य समूह किसी उच्च जाति या द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाजों, कर्म कांडों, विचारधाराओं और जीवन पद्धति को अपनाता है, बदलता है या परिवर्तित करता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संस्कृतिकरण कहलाती है। और संस्कृतिकरण एक तरीके से सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया मानी जाती है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब लिखेंगे संस्कृतिकरण क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यह अवधारणा सर्वप्रथम श्री एम.एन. निवास द्वारा, एम.एन. श्री निवास द्वारा प्रस्तुत की गई। इन्होंने अपनी पुस्तक, देखिए अगर आपको बुक का नाम याद है और आप वहाँ मेंशन करते हैं तो जो आपके मार्क्स हैं वो अदर कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, तो आपको इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उनकी बुक कौन सी थी, दक्षिण भारत के कुर्ग में धर्म और समाज। और हमने पिछली क्लास में जब समाजशास्त्रियों का वर्णन पढ़ा था तो इनकी अन्य बुक्स भी देखी थी। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि एम.एन. श्रीनिवास की कोई 2 या 4 बुक्स के नाम लिखिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है ये, तो यह है सांस्कृतिक, यह है सामाजिक व्यवस्था में सांस्कृतिक गतिशीलता की वह प्रक्रिया है। क्योंकि देखिए करण आ रहा है तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या है। अब अंडरलाइन आपको कीवर्ड्स को यहाँ पर करना है, ठीक है। प्रक्रिया है जिसमें किसी निम्न जाति, जनजाति या समूह द्वारा उच्च जाति की परंपराओं, प्रथाओं, कर्मकांडों, जीवन शैली व विचारधाराओं का अनुसरण किया जाता है, तथा कुछ समय बाद या कुछ पीढ़ियों के बाद अपनी उच्च स्थिति का
दावा प्रस्तुत किया जाता है, अपनी उच्च स्थिति का दावा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे शाकाहार अपनाना, पवित्र धागा पहनना, यज्ञ आदि अनुष्ठानों को संपादित करना। तो हमने देखा कि संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी निम्न जाति, ठीक है, या जनजाति उच्च जाति की चीज़ों का अनुसरण करती है और उसके माध्यम से वो दावा करती है कि अब हम भी उच्च जाति में शामिल हो चुके हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण। और सर्वप्रथम इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था M.N. श्रीनिवास के द्वारा। अब हम देखेंगे कि M.N. श्रीनिवास ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया। तो श्री निवास द्वारा संस्कृतिकरण की परिभाषा, और मीन्स 2016 में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगर आपको किसी भी समाजशास्त्री का नाम नहीं दिया गया है तो आपको सामान्य परिभाषा बहुत सारे आयामों को शामिल करते हुए लिखनी है। और अगर पर्टिकुलर किसी समाजशास्त्री के नाम से प्रश्न पूछा जाता है, उसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो एज इट इज़ वही लिखनी है जो कि उस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है। अब आपको यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान रखना है कि वही लिखनी है जो कि वहां पर बोली गई है। वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जाति, किसी जनजाति या किसी समूह द्वारा किसी उच्च जाति, प्राय द्विज जाति, और द्विज जाति में आपको पता है 3 प्रमुख जातियों को शामिल किया गया है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, ठीक है, की दिशा में अपने रीति रिवाज, जीवन शैली, और इनको क्या करना है, जो की पॉइंट्स है उनको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। कर्मकांड व विचारधारा को बदला जाता है तो इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? संस्कृतिकरण कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर M. श्रीनिवास के द्वारा दी गई परिभाषा है। और जनरली पूछे तो आप लिख ही सकते हैं, जो कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस की है। अब बात आती है कि जो संस्कृतिकरण है, जिसमें हमने बोला कि कुछ निम्न जातियां उच्च जातियों की जो भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका अनुसरण करती हैं। तो संस्कृतिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संस्कृतिकरण की विशेषताएं, यहाँ आपको एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है और उसकी परिभाषा आपको पता है, उसका अर्थ आपको पता है, तो वहाँ से आप उसकी विशेषताएं आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में
केवल ब्राह्मण जाति का ही अनुसरण नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो प्रभुत्व जाति है, जो एम श्रीनिवासन के द्वारा दी गई अवधारणा है, यानी स्थानीय रूप से जो भी प्रबल जाति है उसका भी अनुसरण किया जाता है। तो पहली विशेषता कि इसमें ब्राह्मण जाति का ही अनुसरण नहीं किया जाता, उसके अतिरिक्त जो भी प्रभुत्व जाति है या द्विज जाति है उनका भी क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। जो संस्कृतिकरण है वो सिर्फ एक मार्गी प्रक्रिया नहीं है, ये द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी कैसे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ निम्न जातियां ही उच्च जातियों की संस्कृति का अनुसरण करती है, ऐसा भी होता है कि जो उच्च जाति है वो भी कई बार निम्न जाति की संस्कृति का अनुसरण करती है। जैसे ब्राह्मणों के द्वारा मांस मदिरा का सेवन करना, तो वो क्या है, वो निम्न जाति का एक लक्षण है कि वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि हम देखें तो आज उच्च जातियों के द्वारा भी मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। ठीक है। दूसरा कि संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया मतलब कि एक व्यक्ति ही सिर्फ अनुसरण करे तो ये क्रिया संपादित नहीं हो सकती। सामाजिक गतिशीलता की व्यक्तिगत क्रिया न होकर ये एक सामूहिक प्रक्रिया है, यानी उस समाज के लगभग सभी लोगों के द्वारा इसका अनुसरण किया जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने इंडिविजुअली कि मांस मदिरा का सेवन बंद कर दिया और अन्य उच्च जाति की जो भी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जीवन शैली को अपना लिया, तो वो संस्कृतिकरण नहीं होगा। संस्कृतिकरण एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है। चौथा कि संस्कृतिकरण केवल पदमूलक परिवर्तन है। पदमूलक सिर्फ आपके पद में परिवर्तन होता है, आपकी पूरी संरचना में परिवर्तन नहीं होता। आप कई पीढ़ियों के बाद भी जिस जाति में है उसी जाति में बिलोंग करेंगे, ऐसा नहीं है आपकी पूरी जाति परिवर्तित हो जाती है। हाँ, आपका अपनी जाति में एक उच्च स्थान हो जाता है, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, जो आपको पद सोपाने की व्यवस्था बताई थी कि आपका अपनी ही जाति में, यहाँ पर यदि हम बात करें, अगर आप स्टैंड करते हैं तो अपनी ही जाति में पदमूलक परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है आप इससे इस जाति में शामिल हो जाते हैं, तो केवल पदमूलक परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सामाजिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ आपका अपनी ही जाति में या आसपास की जातियों के संस्तरण में ही आपकी परिस्थिति उच्च हो जाती है। ठीक है। संस्कृतिकरण एक लंबी और दीर्घावधि प्रक्रिया है। ठीक है। कई पीढ़ियों के बाद निरंतर अनुसरण करने के बाद आप अपने दावे रख सकते हैं। ठीक है। उसमें भी वो आगे एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, दीर्घावधि प्रक्रिया है। इसके माध्यम से लौकिक और कर्मकांडीय स्थिति के मध्य पाई जाने वाली असमानता को दूर किया जाता है। तो इससे धर्मों के बीच जो दूरी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, और इसी दूरी को कम करने के लिए इसे साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। संस्कृतिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया कैसे है कि इसमें बहुत सारे डायमेंशन शामिल होते हैं, जैसे भाषा है, साहित्य है, विचारधाराएं हैं, आपके अनुष्ठान हैं, आपकी जीवन पद्धति है, आपकी विचारधाराएं हैं, इन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो जब बहुत सारी आयाम इसमें शामिल होते हैं तो ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है। ठीक है। योगेंद्र सिंह ने ये भी कहा है कि संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है, कि जब आप किसी समाज में शामिल होना चाहते हैं, जब आप किसी जाति में शामिल होना चाहते हैं, तो पूर्व ही आप उसके लिए दावा करना शुरू कर देते हैं, आप उसके लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। तो संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। आपके 20 वर्ड से क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, ये योगेंद्र सिंह ने दी थी। इसको हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यह सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। आपने देखा ही कि संस्कृतिकरण के माध्यम से ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं और उसके लिए ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। इसका जो संबंध होता है वो निम्न जातियों से होता है, सामान्यतः उच्च जातियां इसका कम ही अनुसरण करती हैं। संस्कृतिकरण राजनीतिक क्षेत्र में अपनी स्थिति का दावा, अपनी शक्ति का दावा करने के लिए, अपनी राजनीतिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए और जो उच्च जातियों का प्रभुत्व है उसके लिए क्या करती है, इस प्रक्रिया का अनुसरण करती है। यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है। यह विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया है। इसका संबंध व्यक्ति या परिवार से नहीं होता बल्कि एक समूह से होता है। तो अब एक एक करके हम लिखते हैं कि संस्कृतिकरण की विशेषताएं क्या क्या है। और देखिए यहाँ से
आपका किसी भी विशेषता से 20 वर्ड का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और अगर मैं बोलूं तो ओवरऑल भी 50 वर्ड्स का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। पहला क्या है कि इसमें ब्राह्मण, द्विज व प्रभुत्व जाति का अनुसरण किया जाता है। ये क्या है? बहुआयामी व जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। हमने बात की कि संस्कृतिकरण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया कैसे है कि इसमें निम्न से उच्च की तरफ भी अनुसरण किया जाता है, निम्न जाति से उच्च जाति, और कई बार उच्च जाति से निम्न जाति की ओर भी अनुसरण किया जाता है। तो ये क्या है? द्विमार्गी प्रक्रिया है। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है, न कि व्यक्तिगत। तो ये व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं है, ये क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की यदि हम बात करें तो इसमें दीर्घावधि या लंबी प्रक्रिया है। जैसे हमने देखा था कि यह दीर्घावधि व लंबी प्रक्रिया है। इसमें केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं। केवल पदमूलक परिवर्तन, संरचनात्मक नहीं। तो 20 वर्ड्स में यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि केवल इसमें पदमूलक परिवर्तन होते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यहां भी डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह है सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता के उत्प्रेरक का काम करती है। कि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। सांस्कृतिकरण एक अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। इसके अन्य विशेषताओं की यदि हम बात करें तो यह आपके बहुआयामी प्रभाव दिखाती है और इसका संबंध निम्न जातियों से होता है। संबंध मुख्यतः निम्न जातियों से, मुख्यतः निम्न जातियों से होता है। ये राजनीतिक गतिशीलता के लिए उपयोगी है। गतिशीलता के लिए उपयोगी है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि संस्कृतिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। और जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो इन्हीं से फिर हम आलोचनाओं की बात भी करेंगे। ये इसमें क्षैतिज गतिशीलता पाई जाती है, ना कि ऊर्ध्वाधर गतिशीलता पाई जाती है। तो इतने में अगर देखिए 50 वर्ड्स में आपसे पूछा जाएगा तो या तो किसी से भी 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि संस्कृतिकरण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह आपसे 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। ये भी आपसे 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। या ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृतिकरण में क्षैतिज गतिशीलता पाई जाती है, ये भी आपको 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। और ओवरऑल 50 वर्ड में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। संस्कृतिकरण और ब्राह्मणीकरण में क्या संबंध है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में श्रीनिवास ने ये देखा कि निम्न जातियों या जनजातियों के द्वारा सामान्यतः ब्राह्मण जाति का ही या ब्राह्मण जाति की संस्कृति का ही अनुसरण किया जा रहा है। लेकिन बाद में उसने देखा
कि संस्कृतिकरण तो ब्राह्मणीकरण से अधिक विस्तृत और व्यापक अवधारणा है कि निम्न जातियां न केवल ब्राह्मण जाति बल्कि क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, इन जातियों क्षत्रिय और वैश्य जातियों का भी अनुसरण कर अपने पद सोपान को ऊंचा करने का प्रयास करती है। तो अगर आपसे ब्राह्मणीकरण पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पहले श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण को ही उन्होंने देखा कि निम्न जातियों के द्वारा केवल ब्राह्मण जाति की संस्कृति का ही अनुसरण नहीं किया जा रहा है बल्कि अन्य जातियों की संस्कृति का भी अनुसरण किया जा रहा है। तो ब्राह्मणीकरण और संस्कृतिकरण एक दूसरे से किस प्रकार से अंतर संबंधित है ये आप लिख सकते हैं। फिर है आपका असंस्कृतिकरण, और देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। असंस्कृतिकरण, डीकल्चरलाइजेशन, ठीक है। अब यहां से आरएस मेंस 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ये जो अवधारणा है उसकी व्याख्या मजूमदार, मिल्टन और श्रीवास्तव के द्वारा की गई। ये संस्कृतिकरण की विपरीत अवधारणा है। विपरीत कैसे है कि जब कोई उच्च जाति अन्य जैसे ब्राह्मण जाति है अपने कर्मकांडों, आदर्शों, इनको त्याग देती है तो उसको क्या कहते हैं? असंस्कृतिकरण कहते हैं। जैसे ब्राह्मणों का मांस मदिरा का सेवन करना, उनको वेद शास्त्रों की आज पर्याप्त जानकारी न होना, ठीक है। उसके अलावा उनके द्वारा निम्न नीच जो जातियाँ होती है, जो निम्न जातियाँ होती हैं, उनकी प्रथाओं का, उनकी परंपराओं का अनुसरण करना। तो जब समाज की प्रमुख जातियाँ या उच्च जातियाँ अपने रीति रिवाजों को छोड़कर अन्य निम्न जनजातियों के या तामसिक संस्कृति को अपनाती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असंस्कृतिकरण कहते हैं। तो यह प्रक्रिया जिसमें उच्च जाति के द्वारा निम्न जातियों की संस्कृति का अनुसरण किया जाता है, असंस्कृतिकरण कहलाती है। यह संस्कृतिकरण के विपरीत प्रक्रिया है। तो संस्कृतिकरण में तो निम्न जाति उच्च की संस्कृति का अनुसरण करती है, जबकि इसमें उच्च जाति के द्वारा निम्न जाति की संस्कृतिकरण का क्या किया जाता है? अनुसरण किया जाता है। ये संस्कृतिकरण के विपरीत अवधारणा है, जिसमें उच्च जाति अपनी कर्मकांडों, प्रथाओं, का परित्याग करती है, ठीक है। तो संस्कृतिकरण की विपरीत अवधारणा, और ये क्या कहलाती है? आपकी असंस्कृतिकरण, जिसमें उच्च जाति जो होती है अपनी संस्कृति, अपने कर्मकांड, अपने आदर्श, अपने मूल्य, रीति रिवाज, अपनी प्रथाओं और जातीय परंपराओं का क्या कर देती है? परित्याग कर देती है। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे ब्राह्मणों द्वारा मांस मदिरा का सेवन करना, ठीक है। तो ये क्या है? आपका असंस्कृतिकरण है। इसी प्रकार की एक और कॉन्सेप्ट आता है पुनः संस्कृतिकरण यानी रिकल्चराइजेशन। योगेंद्र सिंह ने कहा था कि एक ऐसा प्रकरण जिसमें हम जो पश्चिमी या जो आधुनिक संस्कृति है, जो आधुनिक वैल्यूज है, उनका त्याग करके पुनः अपनी संस्कृति, अपने प्रतीकों, अपने विश्वासों की ओर लौटते हैं, उसे हम कहते हैं पुनः संस्कृतिकरण
करना। संस्कृतिकरण के पुनः संस्कृतिकरण मतलब फिर से अपने कल्चर को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया पुनः संस्कृतिकरण कहलाती है। और इसकी जो परिभाषा है वो योगेंद्र सिंह के द्वारा दी गई थी। जैसे जैसे भारतीय लोगों में जागृति आ रही है, हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर पुनः अपनी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे लोकल फॉर वोकल ये हो रहा है ना, स्वदेशी को अपनाओ। आजकल हम फिर से हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनको ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करने लगे हैं। फिर से हम अपने जो वेद है, उपनिषद है, उनकी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम गीता का प्रसार कर रहे हैं। तो पुनः हम अपनी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पुनः संस्कृतिकरण कहलाती है। तो अगला है पुनः संस्कृतिकरण। यहाँ से भी 20 वर्ड्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये क्या है? ये जो प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अब देखिए यहाँ आप चाहें तो योगेंद्र सिंह का नाम मेंशन भी कर सकते हैं और नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें पहले से पश्चिमीकृत या आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रतीकों, प्रथाओं, जीवन शैलियों का त्याग करके पुनः अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाया जाता है पुनः संस्कृतिकरण कहलाती है। पुनः संस्कृतिकरण कहलाती है। तो जब आपने किसी भी पाश्चात्य संस्कृति को या आधुनिकीकरण के वेशभूषा, खान पान, उनके आदर्शों, उनकी जीवन शैली, इनको अपना लिया था, लेकिन अब आप उनको त्याग कर अपने जो परंपरागत सांस्कृतिक प्रतीक है, विश्वास है, उनकी तरफ पुनः लौट रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण कहते हैं। यह पुनः अपने सांस्कृतिक प्रतीकों, परंपराओं, प्रथाओं, विश्वासों की ओर लौटने की प्रक्रिया है, जैसे स्वदेशी को बढ़ावा, भारतीय खान पान व वेशभूषा का बढ़ता क्रेज या चलन, आप ये लिख सकते हैं। तो अब देख रहे होंगे कि पहले हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे थे, लेकिन आज हम पुनः अपनी भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहे हैं, उसको अपना रहे हैं, उसकी वैल्यूज को समझ रहे हैं। तो ये जो अवधारणा है वो क्या कहलाती है? आपकी पुनः संस्कृतिकरण कहलाती है। इसी प्रकार की एक और अवधारणा है जो कि मजूमदार और मदान के द्वारा दी गई थी, उसे कहते हैं प्रतिप्रसंस्कृतिकरण। प्रतिप्रसंस्कृतिकरण। सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से किसी पर भी 20 वर्ड्स में पूछा जा सकता है।
देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो D.N. मजूमदार और मदान के द्वारा अपनी पुस्तक सामाजिक नव मानव शास्त्र परिचय में दिया गया, और इसमें ये बोला गया कि जो भी प्रभावी संस्कृति है वो पहले तो टूटती है, किंतु बाद में वो अपने व्यक्तित्व के क्षय की पूर्ति के लिए पुनः प्रतिक्रियाशील हो जाती है। ऐसी प्रतिक्रियाओं को ही प्रतिपद संस्कृतिकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जो भी प्रभावी संस्कृति है, जो भी ऑथराइज संस्कृति है, पहले वो टूटती है और फिर बाद में वो अपने अस्तित्व की हानि की पूर्ति के लिए एक बार फिर से प्रतिक्रियाशील हो जाती है, और इसी प्रतिक्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रतिपद संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिपद संस्कृतिकरण के माध्यम से जो टूटी हुई संस्कृति है वो पुनः अपने व्यक्तित्व के हानि की पूर्ति के लिए एक बार फिर से प्रतिक्रियाशील हो जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसमें लिखें कि मजूमदार, और देखिए वहाँ अगर आपको लग रहा है कि मैम पूरा नाम, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपना शॉर्ट नेम मजूमदार व मदान भी लिख सकते हैं। तो मजूमदार व मदान ने अपनी पुस्तक, और जब भी आप पुस्तक का नाम मेंशन करें तो या तो उस पे स्पेशली अंडरलाइन करें या इन्वर्टेड कॉमास में जरूर लिखें, और वो क्या है? सामाजिक मानव शास्त्र का परिचय। सामाजिक मानव शास्त्र का परिचय, और जब उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। में अधिकृत या प्रभावी संस्कृति पहले खंडित होती है या टूटती है, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। खंडित होती है किंतु बाद में अपने व्यक्तित्व की हानि की पूर्ति हेतु पुनः प्रतिक्रियाशील होती है, प्रतिक्रियाशील होती है। इसी प्रतिक्रियाशीलता को प्रतिपद संस्कृतिकरण कहते हैं। प्रतिपद संस्कृतिकरण कहते हैं। तो अगर 20 वर्ड्स में आपसे पूछा जाता है तो यू कैन आंसर लाइक दिस कि आपको मजूमदार और मदान ने अपनी पुस्तक में कहा था कि जो अधिकृत और प्रभावी संस्कृतियां पहले टूटती हैं और बाद में अपने अस्तित्व के लिए या अपने व्यक्तित्व की हानि की पूर्ति के लिए प्रतिक्रियाशील हो जाती है, और यही जो प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिपद संस्कृतिकरण कहलाती है। तो आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा कि पर संस्कृतिकरण क्या होता है, संस्कृतिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है उनके बारे में चर्चा की। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि संस्कृतिकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, संस्कृतिकरण की क्या क्या आलोचनाएं की गई है, उसके क्या क्या प्रभाव हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।